सबसे पहले हमारे पास आएगा प्री प्रोसीजरल असेसमेंट। इसमें अब हमने देखना है कि हम क्या क्या चीजें असेस कर सकते हैं पेशेंट की। पहली चीज जो आपने हर एक प्रोसीजर से पहले आप चेक करते हैं नेम एंड आइडेंटिटी, एमआर नंबर्स, यानी कि जो हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन नंबर है वो सब चीजें आपने कोरिलेट कर लेनी है कि सेम पेशेंट सेम फाइल, उसकी फाइल चेक करनी है, उसकी बेसलाइन जो उसके टेस्ट वगैरह हैं वो आपने देख लेने हैं। सिडेशन देने से पहले पेशेंट के जो मेजर ऑर्गन्स हैं उसमें उसका एक रिव्यू लिया जाता है कि वो उनकी फंक्शनिंग कैसी है। तो एक तो पेशेंट की एवेलुएशन आपने करनी है जिसमें आपने देखना है मेजर ऑर्गन सिस्टम प्लस अल्कोहल इनटेक, यानी कि उसकी जो हिस्ट्री है वो आपने उसमें अल्कोहल इनटेक, ड्रग इनटेक, कौन सी ड्रग्स ली हैं, अल्कोहल इनटेक है या नहीं है, फिर उसके अलावा लास्ट ओरल इनटेक। क्योंकि इस प्रोसीजर के लिए भी आपको पेशेंट को एनपीओ रखना होता है। कुछ लोग उस दिन मुझे मैसेज कर रहे थे व्हाट इज एनपीओ। एनपीओ स्टैंड्स फॉर नील पर ओरल, और इसमें होता है मोस्ट ऑफ द टाइम जिन भी प्रोसीजर्स में आप लिखते हैं एनपीओ तो वो 8 आवर्स का ही होता है। ठीक है, तो इसमें भी आप एनपीओ रखेंगे पेशेंट को फॉर 8 आवर्स। हाँ, जो आप 1 से 3 घंटे पहले तक आप क्लियर लिक्विड्स दे सकते हैं, यानी कि पानी, अगर पेशेंट को जो है वो डिहाइड्रेशन ना हो तो क्लियर लिक्विड्स कैन बी गिवन। ठीक है, आप ये दे सकते हैं। वैसे आपने उसको खाने के लिए कुछ नहीं देना, पीने के लिए आप 1 से 3 घंटे से पहले आप उसको दे सकते हैं ताकि पेशेंट को जो है एक तो डिहाइड्रेशन ना हो, और दूसरा आप पेशेंट के सिडेटिव एजेंट पे आपने डिसाइड करना होता है। आगे हम देखेंगे कि ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं। तो जो प्री प्रोसीजरल एवेल्युएशन होती है उसमें आपका रिव्यू होता है मेजर ऑर्गन सिस्टम का, टाइम एंड टाइप ऑफ द लास्ट ओरल इनटेक, यानी कि क्या खाया था उसने पेशेंट ने उससे पहले। कई बार फूड इनटेक वगैरह से पेशेंट की जो है वो रिएक्शंस हो सकते हैं, इसलिए उनको देखा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आपने ये जो एनपीओ है इट इज द रूल। जो प्री प्रोसीजरल, इसको प्री प्रोसीजरल फास्टिंग भी कहते हैं, तो ये रूल है, इसको याद रखना है, ये जरूरी है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने, अच्छा, फास्टिंग क्यों करवाते हैं मैंने आपको बताया। फास्टिंग इसलिए करवाते हैं कि जो सिडेटिव एजेंट है पेशेंट के एयरवे रिफ्लेक्सेस को उनके साथ इंपेयर कर सकता है, तो जो फूड इनटेक होता है उसके एयर वे वाली साइड पे जाने के चांसेस होते हैं अगर पेशेंट वॉमिटिंग कर रहा है तो। ठीक है, तो एस्पायरेट कर सकता है वो गैस्ट्रिक कंटेंट को। गैस्ट्रिक कंटेंट को एस्पायरेट करना क्या होता है कि अगर पेशेंट वॉमिटिंग कर रहा है और वो उसके मसल्स जो हैं वो अपने कंट्रोल में नहीं है, उसके रिफ्लेक्सेस अपने कंट्रोल में नहीं है, तो पेशेंट जो है वो उस एस्पायरेट कर सकता है, वो जो गैस्ट्रिक कंटेंट ट्रिकिया में जाने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए पेशेंट को जो है वो एनपीओ रखा जाता है। ठीक है, एनपीओ फॉर 8 आवर्स, और 1 से 3 घंटा पहले जो है आप पेशेंट को सिडेटिव एजेंट से पहले आप पेशेंट को पानी दे सकते हैं। अब देखना है हमने अगला जो हमारा इसका बनता है वो है फिजिकल एग्जामिनेशन, कि हमने पेशेंट का जो फिजिकल एग्जामिनेशन है वो कैसे करवाना है। फिजिकल एग्जामिनेशन एंड एयरवे असेसमेंट, इसमें आपने एक, कह लें कि एक स्कोर यूज होता है जिसको हम कहते हैं मालम पत्ती स्कोर। मालम पत्ती स्कोर से आप क्या करते हैं, दिस रूल टेल्स अस अबाउट द ईज ऑफ ईटीटी इंट्यूबेशन। सबसे पहले तो हमें ये बताना चाहिए कि ये बताता क्या है
तो क्या होता है, इट इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट द ईज ऑफ intubation. What is intubation? ETT, intubation. एंडोट्रेकियल ट्यूब, यानी कि जो पेशेंट्स कोमा में चले जाते हैं उनको फिर ईटीटी पास की जाती है, जिसके साथ पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखा जाता है, तो उसको कहते हैं ईटीटी इंट्यूबेशन। तो ये स्कोर है मालमपट्टी स्कोर, जिसको किसके लिए यूज किया जाता है, उस ईज को देखने के लिए। ठीक है, तो उसमें मालमपट्टी क्लासिफिकेशन है, ईज ऑफ इंट्यूबेशन को जो है प्रिडिक्ट करता है। उसमें अब 4 क्लासेस है। 1, क्लास 2, 3 एंड क्लास 4। जो आपका क्लास 1 वाला है, उसमें पेशेंट का आपने थ्रॉट चेक करना होता है, आपने पेशेंट का गला चेक करना होता है, और उसमें टॉन्सिल्स विजिबल होने चाहिए, यूवोला विजिबल होना चाहिए, और सॉफ्ट पैलेट इज विजिबल। ठीक है, सेकंड में हार्ड, सॉफ्ट पैलेट, अपर पार्ट ऑफ टॉन्सिल्स एंड यूवोला, दोनों। ठीक है, क्लास 2 में भी सेम आ जाएगा, टॉन्सिल्स भी, सॉफ्ट प्लस हार्ड पैलेट, दोनों के दोनों। क्लास 3 में सॉफ्ट और हार्ड पैलेट होता है, प्लस बेस ऑफ यूवोला। और इसमें क्लास 4 में ओनली हार्ड पैलेट इज विजिबल। इसमें सिर्फ और सिर्फ आप हार्ड पैलेट को देख सकते हैं, यानी कि देखना है, इसका मतलब ये है, अगर तो पेशेंट का गला खराब है, टॉन्सिल स्वेल हुए हुए हैं पेशेंट के, तो आप पेशेंट को इजीली इंट्यूबेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपने उसके गले का एक अच्छा चेकअप करना होता है, और उसमें देखना होता है कि टॉन्सिल्स को, उसके यूवोला को, उसके सॉफ्ट पैलेट को, उसके हार्ड पैलेट को। ठीक है, इन केसेस में आप ये पास कर सकते हैं। अगर ये नहीं नजर आ रहे, इजीली विजिबल नहीं है, तो आप पेशेंट को इंट्यूबेट नहीं कर सकते। आप लोग इसकी वीडियो जो है वो उस पर यूट्यूब वगैरह पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मालमपट्टी स्कोर है जो हमारे लिए असेसमेंट को आसान बनाता है कि पेशेंट इंट्यूबेट हो सकता है या नहीं हो सकता। जो अगर तो हाई मालमपट्टी स्कोर हो, जैसे क्लास 4 है, इसमें अगर पेशेंट आपका लाइक कर रहा है, जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएगी, पेशेंट को इंट्यूबेट करना जो है वो उतना डिफिकल्ट होता जाएगा। ठीक है, और उसमें स्लीप एपनिया हो सकता है, यानी कि पेशेंट अगर सो रहा है तो वो उसका सांस बंद हो सकता है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो स्नोरिंग करते हैं पेशेंट, या नॉर्मल इंडिविजुअल्स भी जिनको खराटे लेने की आदत होती है, उनमें स्लीप अपनिया के चांसेस होते हैं, क्योंकि उनकी ये बंद हो रही होती है। ठीक है, एयरवे जो है, कई बार बीच में उनको स्लीप अपनिया, आपने देखा होगा एकदम सांस बंद होता है सोते हुए और आंख खुल जाती है उनकी। तो जो फैक्टर्स इसके साथ एयरवे मैनेजमेंट के साथ एसोसिएट करते हैं, उसमें भी वो यही लिखता है, हिस्ट्री ऑफ स्लीप अपनिया, स्नोरिंग एंड फीडर। ठीक है, अब कंडीशंस डेट are associated with difficult intubation, उसमें आपके पास आ जाता है बच्चों, लॉकजा या डिस्मॉर्फिक जा, आर ए रूमेटाइड आर्थराइटिस, स्नोरिंग, स्ट्रिडर, स्लीप एपनिया।
ठीक है जी। या शॉर्ट नेक, वो बेस्टी की वजह से हो सकती है, किसी मैच की वजह से हो सकती है, या वो किसी इंजरी की वजह से होती है। तो डिस्मॉर्फिक जहाँ, यहाँ इसमें आप इरेगुलरिटीज या डिफॉर्मिटीज जो हैं वो हो सकते हैं, कोई भी, या जो टीथ के डेंचर्स जो होते हैं वो भी काज कर सकते हैं। 2 मिनट का ब्रेक लें, अजान के बाद स्टार्ट करते हैं। तो उसको लिखते हैं, वो टेबल एक बुक पे दिया हुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मार्क कर लें। ASAPSC, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट फिजिकल स्टेटस क्लासिफिकेशन, यानी कि फिजिकल स्टेटस को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसमें आप पेशेंट की एलिजिबिलिटी जो है वो देख सकते हैं फॉर कॉन्टिन्यूस सेडेशन। यूज फॉर डिटर्मिनिंग द फिजिकल स्टेटस फॉर कॉन्टिन्यूस, सीएस लिख रही हूँ, कॉन्टिन्यूस सेडेशन। ठीक है, इसमें जो है वो 5 बेसिकली आप कह लें होते हैं। टोटल उन्होंने कहा है कि आपके पास जो है 5 की रेंज होती है। वो टेबल उन्होंने एंड पे दिया हुआ है, उसमें आपने जो स्टेटस देखना होता है, वो टेबल में जो है, अगर हम उसके अकॉर्डिंग बात करें तो पहले क्लास 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और 5। पहले में तो एक मुकम्मल हेल्दी पेशेंट होता है। ठीक है, उसको तो आप कर सकते हैं। सेकंड पे आपके पास आ गया, एक पेशेंट है विद माइल्ड डिजीज। लाइक माइल्ड डिजीज में क्या हो सकता है? हाइपरटेंशन हो सकती है, डायबिटीज हो सकती है, या ब्रोंकाइटिस वगैरह हो सकता है। तो इस तरह की चीजें, पहले हेल्दी होना चाहिए, दूसरा पेशेंट विद माइल्ड डिजीज जो उसके प्रोसीजर के साथ इंटरफेयर ना करे। फिर आ जाती है पेशेंट विद सोवियर डिजीज, वियर सिस्टेमिक डिजीज। फोर्थ पे आपके पास आ जाता है, ये जो पेशेंट है इसमें सीवियर डिजीज तो है बट नॉट लाइफ थ्रेटनिंग। इसमें जो आता है फोर्थ मंथ पे, उसमें स्वेयर सिस्टेमिक डिजीज है जो कि कांस्टेंट थ्रेट है उसकी लाइफ के लिए, विथ स्वेयर सिस्टेमिक डिजीज एंड कॉन्टिन्यूस, दैट इज थ्रेट टू लाइफ। 5 पे आपका आ जाता है मॉर्बिड पेशेंट, सोवियरली मॉर्बिड, यानी कि जिसके आपको पता है, आपको देख के नजर आ रहा है कि ये 24 घंटे से ज्यादा नहीं निकालेगा, तो आप उसको इंट्यूबेट नहीं करेंगे। ये हमारा टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है बुक पे। वो पूछता है व्हाट आर द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट फॉर फिजिकल स्टेटस क्लासिफिकेशन। तो ये 5 पॉइंट आपने उसमें लिखने हैं। कुछ इसके बाद हमारे लिए कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी हैं। ठीक है, देयर आर सर्टेन कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर कॉन्टिन्यूस सेडेशन, ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशंस फॉर कॉन्टिन्यूस sedation? CS स्टैंड्स फॉर कॉन्टिन्यूस sedation। तो कॉन्टिन्यूस sedation की जो आपके पास कॉन्ट्रा इंडिकेशन होती है, जिसमें आपने बिल्कुल भी नहीं देना, रिसेंट
इंजेक्शन। व्हाट इज इंजेक्शन? कौन बताएगा इंजेक्शन क्या होता है? मैम इंजेक्शन फूड मतलब इनटेक। इनटेक। अगर 2 घंटे से पहले, यानी कि 2 घंटे तक, 1 से 2 घंटे के दौरान, लेस देन 2 आवर्स, अगर उसने कुछ लार्ज मील लिया है तो आप उसको इंट्यूबेट नहीं करेंगे। हाँ, इसके लिए एनेस्थीसिया नहीं देंगे। फिर उसका फिजिकल स्टेटस लाई करता है फोर्थ कैटेगरी में, यहाँ यहाँ 4 और 5 में। ठीक है जी। फिजिकल क्लास 4 और मोर। थर्ड पे आपका आ जाता है, स्पोर्ट स्टाफ नहीं है आपके पास जो उस पेशेंट को बाद में एनेस्थीसिया के बाद मॉनिटर कर सके। जब आपने पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया होता है तो एनेस्थीसिया की एक सेपरेट बच्चों मशीन होती है। ठीक है, उसके लिए, इसीलिए जब आपने ओपन हार्ट सर्जरी, बाईपास या कोई भी आपने सर्जरी परफॉर्म करनी है तो उसके लिए एनेस्थीसिया टीम का रेडी होना जरूरी होता है। अगर एनेस्थीसिया वाले नहीं मानते, फिजिकल स्टेटस को ओके नहीं करते, आप उस पेशेंट को प्रोसीड नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर आपके पास वो सपोर्ट सिस्टम नहीं है, स्टाफ नहीं है, मॉनिटरिंग इक्विपमेंट नहीं है, तो आप तब भी नहीं करेंगे। बस स्टाफ। फिर आपके पास आ जाता है जी, वो एनेस्थीसिया का वो क्लिनिशियन नहीं है जो उसको हैंडल कर सके, जो उसको डील कर सके। लैक ऑफ एक्सपीरियंस क्लिनिशियन। उसको मशीन ही यूज नहीं करनी आती। तो ये जो है, ये हमारी कुछ 4 तरह की कॉन्ट्राइंडिकेशन है फॉर कॉन्टिन्यूस सेडेशन, आप नहीं देंगे। फिर मॉनिटरिंग के पैरामीटर्स क्या होते हैं कि जब आपने पेशेंट को मॉनिटर करना है, जो फिजिकल स्टेटस आप देखते हैं, तो उसके लिए आप पेशेंट का मॉनिटर क्या क्या करते हैं, उसमें आपके पास आ जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे मॉनिटरिंग पैरामीटर्स। सबसे पहले उसमें आपके पास क्या आता है? लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। व्हाट इज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अकॉर्डिंग टू यू? आपके मुताबिक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है? मैम यानी कि पेशेंट हमारी कम्युनिकेशन को रिस्पॉन्स कर रहा है या फिर नहीं। यस। पेशेंट आपका, आपने उसको बेशक बेहोश किया होता है, लेकिन फिर भी देखना होता है कि पेशेंट आपकी वर्बल, आपकी जो क्या कहते हैं फिजिकल, उनको स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो आपने देखना है, पेशेंट का चेक करना है आपने कि उसमें जो है वो वर्बल कमांड्स पे और लाइट पे रिस्पॉन्ड है या नहीं है। ठीक है, पेशेंट्स रिस्पॉन्स टू वर्बल एंड लाइट टेक्टाइल स्टिमुलस, जो उसको मूव करने पे मजबूर करे। ठीक है, और फिर उसके बाद ये है कि आप उसको जो कह रहे हैं कि अपनी आंखें बंद करो या इस तरह करो, वो आपके उसके अकॉर्डिंग जो है वो रिस्पॉन्स दे। ठीक है, फिर अगर तो पेशेंट जो है सिर्फ पेन पे रिस्पॉन्स दे रहा है, इसका मतलब है कि डीप सिडेशन है, पेशेंट डीप सिडेशन में है, तो इसलिए आपने पेशेंट की केयर ज्यादा करनी है। अगर तो आपकी वर्बल भी आपको रिप्लाई कर रहा है, बोल भी रहा है आगे से, फिर इसके अलावा आपके लाइट वाले टेक्टाइल से मूवमेंट भी दे रहा है, रिस्पॉन्स भी दे रहा है। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ जब आप उसको पिंच करते हैं, आप उसको कोई पेनफुल स्टिमुलस देते हैं, उस पर रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि जो पेशेंट है वो डीप सिडेशन में है और उसकी एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है आपको। इसलिए इस चीज का ख्याल रखना है पेशेंट का। ठीक है,
अगला है जी हमारे पास पल्मोनरी वेंटिलेशन। जो सेकंड आपने चेक करना है वो है हमारा पल्मोनरी वेंटिलेशन, यानी कि आपने पेशेंट के एयरवे की पोटेंसी चेक करनी है। एयरवे की पोटेंसी आप किस तरह करेंगे चेक? पेशेंट को आप मॉनिटर करेंगे, एक तो जर्नल देखते हुए, उसकी ब्रीदिंग साउंड से, ब्रीदिंग साउंड आप चेक करेंगे ऑस्कल्टेट करके। फिर उसके बाद जो है पेशेंट का आप जर्नल आप उसकी तरफ देख के, मतलब आप उसके ब्रीदिंग जो मूवमेंट्स हैं, ब्रीदिंग पैटर्न्स जो हैं उनको भी आप देख सकते हैं। साउंड, ब्रीदिंग पैटर्न। बाकी जो इन्वेसिव मॉनिटरिंग है इसकी, वो तो डिफिकल्ट होती है क्योंकि पेशेंट जो है वो आप लोगों ने स्टीरॉयड जो ड्रेप्स होते हैं उनमें कवर किया होता है, इसलिए आप पेशेंट को जो है इस तरह मॉनिटर नहीं कर सकते। अगला हमारे पास आ जाता है ऑक्सीजनेशन, कि आपने पेशेंट का लेवल ऑफ ऑक्सीजन चेक करना है। थर्ड पे जो मॉनिटरिंग में आ जाता है वो आपके पास है ऑक्सीजनेशन, कि पेशेंट की प्रॉपर ऑक्सीजनेशन हो रही है या नहीं हो रही। ऑक्सीजनेशन में आपने कॉन्टिन्यूस जो है वो पेशेंट के ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है वो आप मॉनिटर करते हैं, और वो किससे करते हैं आप? विद द हेल्प ऑफ पल्स ऑक्स। जो आपने कभी देखा होगा पेशेंट की जो है वो फिंगर पे लगा होता है, पल्स ऑक्स बोलते हैं, तो पल्स ऑक्स इज यूज। ठीक है, उसको पल्स ऑक्सीमीटर भी कहते हैं, पल्स ऑक्स भी कहते हैं। वो पार्ट होता है एनी कॉन्टिन्यूस सेडेशन का, वो साथ साथ आपको बता रहा होता है कि पेशेंट की जो ऑक्सीजनेशन है वो कैसी है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एक टूल होता है, डायरेक्टली आपको बताता नहीं है, लेकिन सिर्फ एक टूल है कि जिससे आपको पता लग जाता है कि भाई ये पार्ट हैं, ये इतनी इतनी ऑक्सीजन सप्लाई इसको मिल रही है। ठीक है जी। और आप इसके ऊपर रिलाय इतना कर भी नहीं सकते क्योंकि मे बी मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो हाइपोक्सीमिया में और इसके ऊपर रीडिंग के आने में 1 मिनट का डिले आ जाता होता है। ठीक है, और फिर आपने लेना होता है एंड टाइडल वॉल्यूम। एंड टाइडल वॉल्यूम जो है इसमें आप क्या देखते हैं? एक्सेल्ड CO2 पेशेंट की। ये सारा कुछ वेंटिलेटर के ऊपर रीडिंग्स आ रही होती हैं, आपको वहां से पता चल जाता है। ठीक है, तो जो मेजरमेंट होती है ऑफ एंड टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड उसको कहते हैं कैप्नोग्राफी। कैप्नोग्राफी, व्हाट इज कैप्नोग्राफी? कैप्नोग्राफी इज द मेजरमेंट ऑफ एंड टाइडल CO2 वॉल्यूम। इसको E स्मॉल टी एंड CO2 भी लिखते हैं, एंड टाइडल वॉल्यूम। इसको कहते हैं जी कैप्नोग्राफी। फिर वो कहता है कि ये पीछे तुमने पढ़ा स्टेटस जो पढ़ा वो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट से हमने पढ़ा, तो इसमें वो देता है कि नॉन सोसाइटी है कोई, अमेरिकन सोसाइटी है, ठीक है, एनेस्थीसिया की, यानी कि एनेस्थीसिया वाले नहीं, दूसरी कोई सोसाइटी है, तो उनके अकॉर्डिंग या से के अकॉर्डिंग अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, उनकी जो प्रैक्टिस गाइडलाइन है वो एनेस्थीसिया वालों ने जो पब्लिश की थी उसमें उन्होंने कहा ड्यूरिंग मॉडरेट और डीप sedation the adequacy of ventilation shall be evaluated by continuous observation of the qualitative clinical signs and monitoring for the presence of exhaled carbon dioxide unless precluded or invalidated by the nature of
पेशेंट प्रोसीजर एंड इक्विपमेंट, यानी कि आपका पेशेंट अगर तो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रॉपर एक्सेल कर रहा है तो फिर आप कह सकते हैं कि पेशेंट आपके रिवर्ट होने के चांसेस हैं। नहीं तो कुछ लोग उस डीप सिडेशन से जो है वो मैंने आपको कल भी बताया था कि वो रिवर्ट नहीं कर पाते जो आपने उसको ड्यूरिंग प्रोसीजर दिया होता है। तो इसलिए उसका एंड टाइडल वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो सिडेटिव्स होते हैं, आप जो पेशेंट को एजेंट्स देते हैं, उनकी वजह से एरिथमियाज, हाइपोटेंशन और ये चीजें जो है ये हो सकती है पेशेंट में, और वो कॉन्टिन्यूसली आपके जो मॉनिटर है उस पर आ रही होती हैं। ये सब चीजें आपने देखनी होती हैं। फिर सिडेशन का इफेक्ट चेक करने के लिए भी हमारे पास एक स्कोर होता है, उसको कहते हैं टू चेक सिडेशन स्कोर। उसके लिए आपके पास एक होता है एल्ड्रेड स्कोर। मालम पत्ती किस लिए था? देखो आप लोग जाग रहे हैं या नहीं। मैम ईज ऑफ इंट्यूबेशन के लिए। यस। तो जो एल्ड्रेड स्कोर सिस्टम होता है ये असेस करने के लिए होता है इफेक्ट ऑफ द सिडेशंस ऑन डिफरेंट सिस्टम्स। Used to assess the effects of sedation on major systems, patients major systems। ठीक है, इसमें अब जो आपके पास स्कोर होता है वो किस तरह से आप कैलकुलेट करते हैं? इसमें न्यूरोलॉजिकल होता है, वो कार्डियक होता है, वो रेस्पिरेटरी होता है। आपके मेजर सिस्टम यही वाले होते हैं ना, कार्डियक हो गया, आपका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम हो गया एंड आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। तो इसमें जो टेबल बुक पे दिया हुआ है पेज नंबर 17 पे आपको मिलेगा, उसमें एल्ड्रेड स्कोरिंग सिस्टम में आपने एक्टिविटी देखनी होती है कि जो स्कोर है 210, और यहाँ पे आप लिखेंगे एक्टिविटी, यहाँ पे आप लिखेंगे उसकी रेस्पिरेशन का स्टेटस, उसकी सर्कुलेशन का स्टेटस, यानी कि कार्डियक आ गया या रेस्पिरेटरी आ गया, फिर उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस और उसका कलर पेशेंट का। ठीक है, इन चीजों को लेके ये टेबल बनता है। तो अगर एक्टिविटी में आप देखें तो पेशेंट अपने चारों की चारों एक्सट्रीमिटीज मूव कर रहे हैं। मूव 4 एक्सट्रीमिटीज। 1 स्कोर है तो एबल टू मूव 2 एक्सट्रीमिटीज, और इसमें आप लिखेंगे अनएबल टू मूव। रेस्पिरेटरी स्टेटस में डीप ब्रीथिंग भी है प्लस कफ रिफ्लेक्स भी है। सेकंड वाले में आपके पास लिमिटेड हो जाएगी, डिस्निया होगा इसमें डीप ब्रीदिंग के बाद, और इसमें नो रेस्पिरेटरी